हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है और उम्मीद है कि आपका जो पेपर है बहुत बेहतरीन जा रहा होगा। तो आज जो आप लोगों का हिंदी का पेपर हुआ है उस पेपर के सोल्यूशन को मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों का इंग्लिश का जो पेपर है मैंने करा दिया है, आप लोगों का मैथ्स का करा दिया है, सोशल स्टडीज़ का करा दिया है, साइंस का करा दिया है। जो भी पेपर है कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन मैंने कराया है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के उसे देख लीजिए, आप सभी को लाइव सेशन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का आज हिंदी के पेपर के सोल्यूशन हम आप लोगों को कराते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपका पहला प्रश्न था, य र ल और व कौन से व्यंजन होते हैं। तो आप सभी जानते हैं ये कौन से व्यंजन होते हैं, आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका था, देखिए कि शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो उपरयुक्त आप लोगों का सेकेंड वाला जो है ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, उपरयुक्त। अगला साकेत महाकाव्य के लेखक हैं। तो दोस्तों साकेत महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों, इसमें आप लोगों को कॉमन नंबर मिल जाएगा। पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है, यहाँ पर बोला है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था अगर पंडित सोहनलाल द्विवेदी की रचना है तब आप लोगों का हो जाता दूध बतासा। क्या हो जाता? दूध बतासा दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप लोगों का इस पे आप लोगों को नंबर मिलेगा, लगभग सभी लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, वाक्य का गुण नहीं है। क्या गुण है दोस्तों? तो आप लोगों का ये इसका राइट आंसर आप लोगों का उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के अब दोस्तों इस चार में से कितने सही हुए हैं आप लोग बताइए, क्योंकि पांचवा तो गलत ही है, उसमें आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा। अगला अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा था, शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो शुद्ध उच्चारण का प्रमुख तत्व क्या है? आपका तनाव हो जाएगा, आपका लय। भाई लय में अगर आप पढ़ेंगे तो शुद्ध उच्चारण करेंगे। आपका पीच सही होनी चाहिए, स्वर शैली, ये सभी आप लोग इसके प्रमुख तत्व हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न था आपका कि पठन वाचन के प्रकार। तो दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक मौन वाचन, मौन वाचन होता है, और एक होता है सस्वर वाचन, सस्वर वाचन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का था कि समाचार पत्रों में विभिन्न स्तंभ कौन कौन से होते हैं। तो भाई समाचार पत्रों में क्या होता है, क्या क्या होता है? देखिए क्या, ये सब चीज़ें हो ना, ये क्या है, किसके लिए है, क्या, किसकी, कहाँ, कब, ये चीज़ें जो है दोस्तों, क्यों, कैसे, ये सब चीज़ें समाचार पत्र में आप लोगों का होता होगा। ठीक है, अगला दोस्तों आपका महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं की अगर कोई बात बोलें, जैसे नीरजा आप लोगों की उनकी रचना है, नीरजा है, रश्मि है, नीरजा है, रश्मि है, अग्नि रेखा है, अग्नि रेखा है, बहुत सारी रचनाएं हैं दोस्तों, दीप शिखर है। तो ये सब आप लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आपका, देखिए कि बीजक काव्य के कितने भाग हैं। तो बीजक में तीन हैं आपके। कितने हैं दोस्तों? आपके तीन हैं। कौन कौन सा? साखी, सबद, रामायणी। अब बीजक किसकी रचना है अगर आप बात बोलें तो कबीरदास की, सभी जानते होंगे जिन्होंने कहा मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अगला था आपका, देखिए हितम मनोहारी च दुर्लभम च दुर्लभम पच, ये आप लोगों का था। तो बोल रहा था सुक्ति का अर्थ लिखिए। तो अगर इसकी बात बोलें दोस्तों तो बोल सकते हैं हितम मनोहारी च, मतलब हितकारी, कोई भी बात हितकारी भी हो और मनोहर भी हो। दुर्लभम पचा, तो ऐसा मतलब दोस्तों मिलना मतलब बहुत ही दुर्लभ की चीज़ें हों, मतलब दुर्लभ ही हो सकता है। आप इसको हिंदी में पूरा अगर लिखेंगे बोल सकेंगे कि ऐसा वचन जो हितकारी है और कानों को सुनने में भी प्रिय है। ऐसा वचन जिसमें मतलब कि जिसमें दोनों गुण मिलता है, मतलब
वैसा वचन जिसमें दोनों गुण मिलता है वो कठिन है। तो वही बोला हितम मनोहारी च दुर्लभम पचा, मतलब हितकारी हो, मतलब ऐसा वचन जो हितकारी हो और कानों को सुनने में प्रिय भी हो, वैसा वचन जिसमें दोनों गुण हो मिलना कठिन है। ठीक है। या ऐसे भी आप बोल सकते थे, इस संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन हो जो आपके लिए, आपके हित के लिए भी बोले और उसकी वाणी में कठोरता भी ना हो। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पूछा था, देखिए जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर। तो जीवनी किसी दूसरे की भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आत्मकथा में लेखक स्वयं की मतलब स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है। तो आत्मकथा में क्या होता है, स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है, स्वयं के जीवन के बारे में। जबकि जीवनी में वो दूसरे की भी जीवनी को लिख सकता है। अगला बात प्रश्न आपका था, छात्रों के लिए समाचार पत्र पठन क्यों आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों समाचार पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने व लिखने के कौशल, मतलब समाचार जो पठन है दोस्तों, समाचार को पढ़ना पढ़ने और लिखने, पढ़ने और लिखने इन दोनों के कौशल को क्या करता है, वो मजबूत करता है। समाचार पत्र पठन जो होता है वो पढ़ने और लिखने के कौशल को क्या करता है, मजबूत करता है। अगला आपका प्रश्न था, देखिए अनुस्वार एवं विसर्ग को 100 उदाहरण स्पष्ट करिए। अनुस्वार क्या होता है, एक बिंदी। विसर्ग क्या होता है, इस तरीके से होता है। और अनुस्वार की बात करें दोस्तों तो इसमें जो अक्षर जो ध्वनि है नाक से निकलती है। जैसे अनुस्वार में क्या बोलेंगे, अक्षर ध्वनि क्या होती है, जैसे कंबल हमने लिख दिया तो कम कम, आप ऐसे देखेंगे। विसर्ग क्या होता है, महाप्राण सूचक एक स्वर होता है। जैसे हमने लिखा अतः, अतः, तो इसमें मुंह खोल करके जैसे लगेगा आप अतः, पूरा कंठ से आप इस तरीके से बोल रहे हैं, इस तरीके से लिख सकते थे आप। अगला आपका प्रश्न पूछा था, देखिए कि नाटक तथा संवाद शिक्षण की प्रमुख विधियां। नाटक एवं संवाद, तो आप सीधे बोल सकते थे कक्षा अभिनय प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा अभिनय प्रणाली में भाई किसी को एक पाठ को दे दिया जाएगा और कक्षा में उसको कह दिया जाएगा अभिनय करो। मान लो तुम अशोक हो, मान लो आप राम हो, तो इस तरीके से कक्षा अभिनय प्रणाली होता है। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था, देखिए मुंशी प्रेमचंद्र का संक्षिप्त परिचय लिखिए, जीवन परिचय लिखना था। तो आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद्र का जो जन्म था 31 जुलाई 1880 में। कहाँ हुआ था, 1880 में लमही, जो वाराणसी में लमही नामक स्थान पे हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 8 अक्टूबर आपका 1936 ईस्वी में वाराणसी में ही हुआ था। इनकी जो पत्नी थी शिवरानी देवी थी, इनके पिता अजायब लाल थे, माता आनंदी देवी थी। तो इस तरीके से आप इनके परिचय के बारे में लिख सकते थे। अब अगला था, एक कंठस्थ नीति श्लोक लिखकर अर्थ स्पष्ट करिए। तो कोई भी आप अपने भाषा में भाई जो भी आप लोगों को याद होगा लिख लिए होंगे। हिंदी में कारक कितने होते हैं, कारकों के प्रकार लिखिए। तो हिंदी में कारक कितने होते हैं आपका 8। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी आपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध काके की नानैनी, सप्तमी अधिकरण मैं पै पर, अष्टमी असंबोधन हे हो अरे। तो इस तरीके से आपके दोस्तों पूरे प्रश्नों का हमने आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन कराया है। आप अगर हमारे चैनल पे नए होगा तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, अगले पेपर के सोल्यूशन को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।